Hello everyone, greeting of the day one to one and all. लास्ट लेक्चर में हमने अध्ययन किया था कि फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं और टाइप्स क्या हैं। यानी फाइनेंशियल एनालिसिस कितने प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से हमने देखा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है। और आज हम उसी में आगे अध्ययन करेंगे कि जो फाइनेंशियल एनालिसिस होता है उसको कितने मेथड से किया जा सकता है, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए काम में ली जाती हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी जो वित्तीय विवरण जितने भी होते हैं उनको हमें इवेल्युएशन करना है, एनालिसिस करना है। तो उसके लिए आज हम टेक्निक देखेंगे। उसमें आपकी जो मुख्य टेक्निक्स हैं वो हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर आपका आता है ट्रेंड एनालिसिस, उसके बाद आपका आता है रेशियो एनालिसिस। ये आपकी मुख्य टेक्निक्स होती हैं। साथ ही फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस होता है। ये सारी टेक्निक्स आपके जो फाइनेंशियल जो अपने स्टेटमेंट्स तैयार किए हैं उनकी आप क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं या उनकी वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो इसमें पहली जो टेक्निक्स आपको दी गई है वो है तुलनात्मक वित्तीय विवरण, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि हम पीछे वाले वर्षों के साथ इस वर्ष के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनकी तुलना करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट कैसी है, कि उसे 1 साल का कंपैरिजन करना है, 2 साल का या 3 साल का। पीछे वाले जो गत वर्ष हैं उसमें उन साल के आंकड़े उसके साथ में लेके जाते हैं बैलेंस शीट में। यानी हम 1 वर्ष की बैलेंस शीट बनाने की बजाय उसके साथ में पीछे वाले 2 या 3 वर्ष की बैलेंस शीट उसके साथ में बनाते हैं। तो हमारे लिए एक एनालिसिस करना ज़्यादा बढ़िया हो जाता है कि पीछे वाले साल की तुलना में इस साल में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या ये पॉजिटिव चेंजेस हैं या नेगेटिव, यानी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है। तो यही होता है आपका कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुलनात्मक वित्तीय विवरण। इसमें लेखांकन के जो सिद्धांत होते हैं उनकी एक रूपता रखी जाती है। हमें ये देखना चाहिए कि क्या सिद्धांत भी सही रखे गए नहीं, और उनके आधार पर जो सूचनाएं की गई उनका एनालिसिस हम करते हैं। इसका एक परफॉर्मे के द्वारा हम इसको देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया हुआ है कि इसमें जैसे 2 साल के आपको क्या दिए गए हैं, आंकड़े दिए गए हैं। अब आप इसके आधार पे कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे 2005 और 2006 की दिखा दिए। अब इसके साथ में इन्होंने यहाँ पे आपको क्या दिखाया कि इनका कंपैरिजन करके बताया गया कि कितने इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे अगर हम एसेट्स की बात करें तो इसमें आपको फिक्स्ड एसेट्स जो दे रखी है वो 2005 के अंदर आपको 14,000 दी गई है और 2006 के अंदर आपको 52,000 दी गई है। तो ये इंक्रीज हो रही है 12,000। तो हमने आगे एक 2 कॉलम बनाए, एक इंक्रीज का एक डिक्रीज का। आप साइन लगा सकते हैं, परसेंटेज में दिखा सकते हैं, अमाउंट के रूप में दिखा सकते हैं। इसका कोई क्राइटेरिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर फाइनल नहीं है। जैसा आपको सहूलियत रहे वैसा इसको लिखा जा सकता है। तो ये आपने शो किया कि 12,000 से इंक्रीज हुआ, प्लस का साइन लगा दिया और आगे इन्होंने परसेंटेज बता दिया कि कितना परसेंट ये इंक्रीज हुआ है। तो इन्होंने यहाँ इसको बताया कि 30% से इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह सारी अमाउंट्स जो हैं, जो एसेट्स की हो या क्यों इसकी आपकी लाइबिलिटीज़ की हो, इनकी तुलना करके इसके सामने लिख दिया जाता है। तो ये एक तरह से हमारे सामने तुलनात्मक जो बैलेंस शीट है वो आ जाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि तुलनात्मक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इसी तरीके से इसका अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो उसको भी हम क्या दिखाएंगे, 2 वर्ष या 3 वर्ष का जो है उसको कंपेरिजन करते हुए हम चलेंगे। यानी जस्ट प्रीवियस ईयर से हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो इसके साथ हम परसेंटेज और इंक्रीज डिक्रीज के रूप में दिखाते हैं। तो इसको बोला जाता है आपका कंपेरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस। दूसरा आपका इसके अंदर आता है समान आकार वित्तीय विवरण, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमने अभी देखा उसके अंदर हम क्या करते हैं कि पीछे वाले वर्ष की तुलना में उसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखते हैं, जबकि समान आकार वित्तीय विवरण के अंदर जो हम उसी साल की तुलना बाकी अमाउंट्स के साथ करते हैं। जैसे एसेट्स, टोटल एसेट्स की तुलना हमने करंट एसेट्स से या फिक्स एसेट्स से कर ली। इसी तरह लाइबिलिटीज़ में हम बाकी जो लाइबिलिटीज़ आपकी करंट है उस टाइप की, टोटल लाइबिलिटीज़ आपकी कितनी बनती है उससे तुलना की जाती है। यानी एक तरह से हम बात करें तो जितनी हमारे एसेट्स है उतनी हमारी लाइबिलिटीज़ होती है, दोनों साइज की टोटल बराबर होती है। अब जो टोटल अमाउंट के रूप में जो एसेट्स हैं, उस एसेट्स के साथ में अगर सिंगल किसी एसेट्स को एक को हम अध्ययन करना चाहते हैं तो उसको बोला जाता है समान आकार वित्तीय विवरण। अब जब हम टोटल एसेट्स को 100 मानते हैं और करंट एसेट्स हमारी उसकी तुलना में कितनी है उसको परसेंटेज के रूप में इसमें दिखाया जाता है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि इंटर फर्म या दूसरा कंपेरिजन हमें करना पड़े तो वो हमारे लिए क्या रहता है, आसान रहता है।
इसको तुलनात्मक समानाकार चिट्ठा भी कहते हैं, कंपेरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट भी इसको क्या बोला जाता है, इसका प्रतिशत नाम है, या फिर इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसमें इसको कहा जाता है कि 100% विवरण भी कहा जाता है इसको। इसका हम एक परफॉर्मा देख लेते हैं किस हिसाब से इसको बनाया जाता है। ये आपको सवाल के अंदर एक कुछ डेटा दिए गए हैं जिसमें लायबिलिटीज और एसेट्स बता रखी हैं आपको। अब हम इसका बनाते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो ये जो एसेट्स हैं उनको हमने दिखाना स्टार्ट किया। तो एसेट्स जो टोटल हमारी हो रही है 5,30,000, इस तरह लायबिलिटीज टोटल हमारे पास है 5,30,000। तो ये 5,30,000 को हमने क्या माना 100। अब हमें बाकी जो एसेट्स हैं वो इसके कंपेरिजन में कितनी है उसका परसेंटेज देखना है। अब जैसे टोटल एसेट्स की टोटल है 5,30,000, और अगर करंट एसेट्स में हम कैश की बात करें तो वो है 49,000। अब ये 5,30,000 की तुलना में ये कितना है, तो ये लगभग 9.24% के आसपास होता है। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो टोटल एसेट्स है उसमें कैश का पार्ट कितना है 9.24%। तो ये इस हिसाब से इनकी परसेंटेज फाइनल की जाती है, यानी बाकी जितने भी अवयव हैं उनकी तुलना उसी वर्ष के टोटल से करके हम देखते हैं। इसी तरह से इसका प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं, उसका भी हम टोटल के साथ लॉस में या प्रॉफिट में उसका पार्ट कितना है दोनों साइड डेबिट क्रेडिट की टोटल के हिसाब से उसको देखा जाता है, और उसके आगे ब्रैकेट में उसकी परसेंटेज लिखती जाती है। ये थी इसकी दूसरा मेथड फाइनेंशियल एनालिसिस का। अब हम तीसरे मेथड्स का अध्ययन करते हैं कि हम किस तरीके से फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं या कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। वो आपके हैं ट्रेंड एनालिसिस या प्रवृत्ति विश्लेषण। इसके अंदर क्या होता है कि किसी संस्था के जैसे हमें 2-3 वर्षों के पीछे के आंकड़े दिए गए हैं, हम उसके परिवर्तन का अध्ययन करते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ है। अब जैसे पीछे वाले की हम बात करें दोनों विधियों की, तो उसमें जस्ट प्रीवियस ईयर से या फिर उसी साल से तुलना करते हैं। इसके बारे में हम एक आगे की रचना नहीं बना सकते। जब हमें 2-3 वर्ष के आंकड़े दिए गए 4-5 वर्ष के, तो हम उसके आधार पर एक ट्रेंड देख सकते हैं कि अपवर्डिंग ट्रेंड है या डाउनवर्डिंग ट्रेंड है या स्टेबल चल रहा है। इसी को क्या बोला जाता है कि प्रवृत्ति विश्लेषण, यानी पीछे के वर्षों के आधार पर हम परिवर्तनों का अध्ययन करते हुए चलते हैं, और इससे हम फाइनल करते हैं कि संस्था का रुख किस ओर जा रहा है। इसमें एक वर्ष को आधार वर्ष मान के चला जाता है। जैसे हमें 5 वर्ष के आंकड़े दे रखे हैं, किसी हमने एक वर्ष को आधार मान लिया। अब जैसे 2000 से 2005 के आंकड़े हमें दिए गए हैं, तो हमने 2001 को आधार वर्ष ले लिया। आधार वर्ष से वैसे तो साधारण रूप से आधार वर्ष उस वर्ष को माना जाता है जिसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ इस टॉपिक के अंदर अगर हम चाहें तो आदर्श वर्ष, जैसे हमने स्टार्टिंग वर्ष को आधार वर्ष मान लिया, अब उसके आधार पर जो बाकी वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं उसमें हम ट्रेंड देखते हैं कि वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। इसी को क्या बोला जाता है, प्रवृत्ति विश्लेषण कहा जाता है। यानी एक निश्चित तिथि के लिए हम प्रारंभिक तिथि की तुलना में जो क्रमिक वृद्धि या कमी हो रही है उसका एनालिसिस करते हैं, यानी जो मद है उसमें परिवर्तन की दिशा कैसी है और उसका आधार क्या है। इस चीज़ का अध्ययन करने की विधि को क्या कहा जाता है, प्रवृत्ति विश्लेषण कहा जाता है। अब प्रवृत्ति विश्लेषण को हम कितने तरीके से कर सकते हैं, तो इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका है प्रवृत्ति प्रतिशत, यानी ट्रेंड परसेंटेज। हम कैसे देख सकते हैं, परसेंटेज में। जैसे 2001 से 2005 के आंकड़ों की हमने तुलना की और हमने क्रमशः देखा कि पहले साल में 2001 की तुलना में 2002 में 20% बढ़ा, फिर 30%, फिर 10% और लास्ट वर्ष में -10%। तो ये एक परसेंटेज के रूप में जब हम देखते हैं इसको बोला जाता है प्रवृत्ति प्रतिशत या ट्रेंड परसेंटेज। दूसरा इसका पार्ट आपका है वो है प्रवृत्ति अनुपात, ट्रेंड रेशियो। इसमें क्या किया जाता है कि रेशियो देखा जाता है कि आप उसके अनुपात में कितना है। परसेंटेज और वैसे रेशियो में देखें तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ प्रस्तुतिकरण का फर्क है। उसमें हम 100 के आधार पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जबकि इसमें दोनों 2 या 3 मदों का आपस में अनुपात देख लिया जाता है कि वो इसके अनुपात में कितना है। और इसका तीसरा जो पार्ट है वो है बिंदु रेखा या चित्र में प्रदर्शन, ग्राफिक डायग्राम। इसमें क्या होता है, जो हमने अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड देखे और हमारे पास जो डाटा है उनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दिया जाता है। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर जब बिजनेस इकोनॉमिक्स का अंदर आपने देखा था कि ग्राफ्स आपने काफ़ी बनाए, तो उसमें हम कैसे आंकड़ों को ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करते हैं, तो वही सेम मेथड इसके अंदर अप्लाई किया जाता है। अब जैसे नीचे एक एग्जांपल दे रखा है आपको, एक वर्ष के आंकड़े दिए गए 2001 से 2005 के, उसकी सेल्स बता दी गई है आपको। अब इसके आधार पर हमें ट्रेंड एनालिसिस करना है, तो हमने एक तरफ वर्ष लिख लिया, उसके आधार पर बिक्री लिख ली। अब इसमें आधार वर्ष हमने क्या मान लिया, 2001 को मान लिया। अब 2001 को हम आधार वर्ष मान रहे हैं तो उसको हम क्या मान लेते हैं, ये हमारे लिए क्या है 100। अब जैसे 50,000 है, 50,000 से आपकी 2002 में वैल्यू हो रही है 60,000, तो ये कितना इंक्रीज हो गया आपका 10,000 से। इसी तरह आगे वाले वर्ष में हम देख रहे हैं वो कितना इंक्रीज हो रहा है, 50,000 था उसकी जगह आपका 43,500 हो गया। अब हमें जस्ट प्रीवियस ईयर से तुलना नहीं करनी है इसकी, हमने आधार वर्ष क्या लिया इसके अंदर 2001 ले रखा है, तो हमें इसकी तुलना किससे करेंगे, वापस 50,000 से करेंगे। ये ध्यान रखना है, जस्ट प्रीवियस ईयर से आप तुलना नहीं करोगे, क्योंकि हमने किसमें क्या माना एक वर्ष को आधार वर्ष, और इस सवाल के अंदर हमारा आधार वर्ष क्या है 2001, और 2001 की वैल्यू हमारे लिए क्या है 50,000। तो जो 50,000 और 43,500 का हम कंपेरिजन करते हैं तो
ये 50,000 की तुलना में कितना कम हो गया आपका 6,500। इसी तरह 2004 में आपको दिया गया है 55,000, तो ये 50,000 से कितना इंक्रीज हो गया +5,000। इस तरह बाकी अमाउंट्स का हम कंपेरिजन करेंगे। तो ये हमारे आधार वर्ष की तुलना में हमने देखा कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। अब हम इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे, परसेंटेज में चाहिए तो बदलोगे ऐसे परसेंटेज में, जो अमाउंट आपको दी गई है जिस पे आप निकाल रहे हो और मल्टीप्लाइड बाई 100, जिसका आपको ऊपर सूत्र भी दे रखा है कि आधार वर्ष की जो वृद्धि या कमी जो हो रही है, यानी 10,000 आपका बढ़ रहा है, फिर 6,000 कम हो रहा है, फिर 5,000, ऐसे ये पर प्लस आधार वर्ष की बिक्री। तो आधार वर्ष की बिक्री कितनी थी, हमारा आधार वर्ष का आंकड़ा हमने क्या लिया 50,000, और मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से, तो आपके पास किसके अंदर आ जाएगी ये राशि, परसेंटेज के अंदर आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसका क्या निकालते हैं, प्रवृत्ति प्रतिशत। इसी तरीके से आप में इसका ट्रेंड रेशियो निकाल सकते हैं कि एक को हमने आधार मान लिया 100, अब उसके आधार जब एक को हम 100 मान के चल रहे हैं तो उससे कितना बढ़ रहा है 20, तो ये कितना हो गया 100/120। नेक्स्ट वर्ष वो कम हो रहा है, परसेंटेज वो घटा दिया तो वो कितना हो गया 87, फिर वापस वो बढ़ रहा है 10% तो +10%, तो ये क्या हो जाता है, इनका आपस में अनुपात हो जाता है। अब बात आती है आपके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं इसको आप क्या करोगे, वर्ष नीचे अपने आधार वर्ष ले लिया और वाई एक्स के ऊपर आपने अमाउंट्स ले ली जो है, और जहाँ पे आपके अमाउंट्स आ रही है उसको आप शो कर दोगे। तो इससे आपको ग्राफ देखने से मालूम चल जाता है कि ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो ये था आपका ट्रेंड एनालिसिस का मेथड्स, इसके जो 3 थे मुख्य। अब ट्रेंड एनालिसिस की उपयोगिता क्या है, तो ये इसका क्या होता है कि ये सबसे इजी है क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूले वगैरह नहीं करने पड़ते। जैसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है तो सबसे इजी समझने का तरीका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। दूसरा इसमें हमें ट्रेंड एक पता चलता है कि दिशा कौन सी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, अपवर्डिंग है या डाउनवर्डिंग, सरल विधि है, तो ये इसके सारे क्या हैं, गुण हैं। इस तरह इसकी कुछ सीमाएँ भी होती है ट्रेंड एनालिसिस की। हर क्षेत्र में हम इसको काम नहीं ले सकते क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर साल अपना नया वे लेके चलते हैं। हम पीछे के ट्रेंड के आधार पे नहीं कह सकते कि इस बार ऐसा होगा। तो एक सीमित क्षेत्रों के लिए जिनमें में ही लागू होती है, हर क्षेत्र के ऊपर हम कहीं ऐसा लागू हो जाए तो ऐसा नहीं होता है। दूसरा इसकी कमी क्या है कि आधार वर्ष सामान्य न होना। कभी कभी हम आधार वर्ष चूज करते हैं तो वो वर्ष सामान्य वर्ष नहीं होता, यानी उसके अंदर जैसे कि बिजनेस की बात की जाए तो उस वर्ष हमें बहुत ज़्यादा मंदी का शिकार रही अर्थव्यवस्था, तो उस वर्ष के आंकड़े भी क्या होंगे, अलग ही पेश करेंगे, और उसके आधार पर अगर हम तुलना करेंगे तो वो सही आंकड़े नहीं होंगे। यानी आधार वर्ष चुनाव करते वक्त हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और अगर आधार वर्ष का चुनाव गलत कर लिया तो बाकी आंकड़े भी क्या होंगे, आपके गलत होंगे। प्लस लेखांकन सिद्धांतों की पालना जो बाकी चीज़ों में हमें करनी पड़ती है वो इसके अंदर भी लेके चलना पड़ता है। तो ये थी इसकी आपकी कमियाँ। हमने 3 विधियों का अध्ययन कर लिया। फाइनेंशियल एनालिसिस वो टेक्निक है, उसके अंदर कॉमन साइज, कंपेरेटिव और ट्रेंड एनालिसिस। इसकी चौथी विधि जो है वो है आपकी रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। इसके अंदर क्या किया जाता है कि अनुपात विश्लेषण में वित्तीय विवरणों की जो मदें होती है उनका समूह से संबंध निर्धारित करके या उसको प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुपात विश्लेषण कहते हैं। यानी केवल मात्र आपके पास एक आंकड़ा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जब आप आंकड़े को दूसरे साथ कंपेरिजन करते हैं तब उसकी वैल्यू आती है, तो इसको क्या बोला जाता है, अनुपात विश्लेषण, जब हम एक आंकड़े की बाकी आंकड़ों के साथ तुलना करते हैं। तो अनुपात विश्लेषण में यही किया जाता है जो कि आपको रेशियो एनालिसिस के चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बता दिया गया है। नेक्स्ट इसकी जो विधि है वो है फंड फ्लो एनालिसिस, कोष प्रवाह विश्लेषण। इसके अंदर एक फर्म के कोष में जो परिवर्तन होता है फंड में, वो यूजेज ऑफ फंड हो सकता है, सोर्स ऑफ फंड के कारण हो सकता है। आपके सोर्स कोष या तो बढ़ेंगे या घटेंगे, वो किस चीज़ से बढ़ रहे हैं इसका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, कोष प्रवाह विश्लेषण के अंदर किया जाता है। जैसे कि वित्तीय विवरण जो कि आपके जैसे P&L और बैलेंस शीट होते हैं, उनमें जो कोई भी 2 डेट है उनके बीच में क्या होता है कि कोई ना कोई ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वो जब ट्रांजेक्शन होते हैं तो उससे फंड्स में क्या आता है, आपका चेंजेज आता है। अब उसमें वो ये तो बताते हैं कि ये चीज़ें बढ़ घट रही है, लेकिन किन कारणों से बढ़ घट रही है इसका विश्लेषण वो हमें बैलेंस शीट में या P&L में नहीं मिलता कि ये चीज़ें किस कारण के कारण बढ़ या घट रही हैं। अतः ये इन चीज़ों को जानने के लिए क्या बनाया जाता है, आपका कोष प्रवाह विवरण बनाया जाता है। इसका आपका अलग से आगे एक पूरा चैप्टर आएगा जिसके अंदर हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपकी इसकी जो विधि है वो है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, कैश फ्लो एनालिसिस। ये केवल मात्र रोकड़ एंट्रीज के बारे में हमें सूचना प्राप्त कराता है कि बिजनेस को रोकड़ कहाँ से प्राप्त हुई है, किन किन मदों पर बिजनेस में जो कैश है उसको एक्सपेंसेस उसका किया गया है। कोष प्रवाह विवरण के अंदर जरूरी नहीं है कि आपका रोकड़ में प्रवाह हो तो ही एंट्री होगी, वो ट्रांजेक्शन अगर कोई भी हो रही है जिसके कारण आपके सोर्स ऑफ फंड या एप्लीकेशन ऑफ फंड हो रहा है उसको शो करता है। इसलिए कैश फ्लो एनालिसिस रोकड़ की जो एंट्रीज होती हैं उनको देखने के लिए आपका काम में लिया जाता है। इसका भी आपके आगे एक पूरा चैप्टर है, एक यूनिट है जिसके अंदर आप इसका डिटेल स्टडी देख लेंगे। अभी यहाँ इसका इतना ही वर्णन सफिशियंट है। अंतिम विधि जो आपकी है वो है
सम विच्छेद विश्लेषण। ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर आपकी लागत और आपकी आगम क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। यानी आपकी लागत जो है वो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी है उसके बराबर हो जाएगी। लागत दो तरह की होती है, स्थिर और परिवर्तनशील। जहाँ ये दोनों लागतें आगम के बराबर हो रही है, वो ये आपका कौन सा पॉइंट होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अतः हम इस विधि के द्वारा हम क्या अध्ययन करते हैं कि जो आपकी क्रियाशीलता के जो स्तर होते हैं अलग अलग, किस परसेंटेज पे हमें काम करना है, तो ये विधि ये कहती है कि आप क्रियाशीलता के उस स्तर पे काम कीजिए जहाँ पे आपकी लागत और आपकी आगम क्या हो रही है, बराबर हो रही है। या हम यूँ कह सकते हैं कि आपका जो सेल्स मूल्य है, जो यानी आपका जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, आपके फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि लाभ हानि आपकी जहाँ पे क्या पे जहाँ आपको ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, वो पॉइंट कौन सा है, ब्रेक इवन एनालिसिस। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि लाभ हानि ना होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें सामान्य लाभ इंक्लूड नहीं है। इसके अंदर सामान्य लाभ एक बिजनेस में जरूरी रहने के लिए जो आवश्यक होता है बने रहने के लिए, वो इसमें शामिल होता है लागत के अंदर, वो लागत का ही पार्ट होता है। या हम ये कह सकते हैं कि इस विधि के द्वारा हम एक निर्धारित लाभ जो हमें कमाना है उसके लिए हमें कितना विक्रय मूल्य निर्धारित करना है, ये हम किस बिंदु से देख सकते हैं, सम विच्छेद विश्लेषण द्वारा हम देख सकते हैं। इसके अंदर आप जैसे उत्पादन के जिस स्तर पर कुल लाभ तथा कुल विक्रय राशि बराबर होती है, उस स्तर पर इन कारकों का विश्लेषण करके आपस में संबंध स्थापित करने की जो तकनीक है उसे क्या कहा जाता है, सम विच्छेद विश्लेषण कहा जाता है। इस विधि में जैसे विक्रय मात्रा जो आपकी है उसका जो आगम हो रही है आपकी, क्योंकि आप सेल्स करोगे तो उससे आपको क्या होगी, इनकम होगी, उसी को आगम बोला जाता है। उसका अध्ययन करके विक्रय की मात्रा का लाभ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो ये थी आपकी प्रमुख टेक्निक्स जो आप फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये नीचे आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में कुछ वापस रिवाइज के लिए दिया गया, जिसका आपको PDF दी जाएगी, उसमें आप इसको दोबारा से स्टडी कर लेंगे। थैंक यू।